नमस्कार बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 में भारत और समकालीन विश्व भाग 1 में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत ने बहुत सारी नई क्रांतियों को जन्म दिया था। आज के संदर्भ में भी फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते फ्रांसीसी क्रांति की ओर। तो 14 जुलाई सन 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। ऐसी अफवाह थी कि सेना शहर में आते ही गोलियां चलाने लगेगी। लोग बहुत आतंकित थे, बहुत डरे हुए थे। करीब 7000 मर्द औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए। उन्हें निर्णय किया कि कुछ तो करना है बचाव के लिए। बचाव के लिए क्या करेंगे, तो गोला बारूद कुछ तो भी चाहिए। उसके लिए वो सरकारी भवनों में ज़बरदस्ती घुसने लगे। बहुत ज़्यादा वहाँ से कुछ गोला बारूद मिला नहीं, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़े और बास्तील के किले में प्रवेश कर गए। बास्तील किले के अंदर जो जेल थी उसको पूरी तरह से तोड़ डाला। तोड़ करके वहाँ बड़ी मात्रा में गोला बारूद सब इकट्ठा किया। वहाँ के सारे कैदियों को छुड़ा लिया। ये बात अलग है कि वहाँ केवल 7 कैदी ही थे। बहुत बड़ा विध्वंस हुआ, नरसंहार हुआ। इतने पर ही समाप्त नहीं हुआ। संहार हुआ, लेकिन ये जो क्रांति थी शहर से गांवों तक पहुँच गई। छोटे छोटे गांव थे, वो भी इससे अछूते नहीं रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या गांव में लोगों की निवास करती थी और लोग गांवों में भी आतंकित होने लगे। अब थोड़ा फ्रांस के इतिहास के बारे में अपन देखते हैं। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। तो ये है लुई 16। ये लुई 16 सन 1774 में बूर्बो राजवंश का राजकुमार था। इसको सन 1774 में फ्रांस का राजा बनाया गया। फ्रांस की राजगद्दी में आसीन होने के बाद इसने अपना कार्य किया। आप ये सोचेंगे राजा बन गया तो राजा की उम्र क्या थी, तो एकदम बच्चा था। उस समय इसकी उम्र सिर्फ 20 वर्ष की थी। अब 20 वर्ष के बच्चे का विवाह भी कर दिया गया। उसका विवाह किया ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से। अब ये मेरी एंटोइनेट से विवाह करने के बाद राजगद्दी संभाल लिया। अब चूंकि ये लुई 16 बहुत ही अच्छा राजा था, बहुत ही नेक व्यक्ति था, लेकिन इसमें एक कमजोरी थी। अपने निर्णय लुई 16 स्वयं नहीं कर पाते थे। जब तक माँ बाप थे साथ में, उनके निर्णय माता पिता करते थे। और विवाह के बाद इनकी पत्नी मेरी एंटोनेट ने निर्णय करना शुरू किया। अब देखते हैं कि राजा को राजगद्दी तो मिल गई, लेकिन राजगद्दी में जब मिला तो कोष कितना था, तो देखा तो राजा का राजकोष एकदम खाली था। क्यों खाली था? क्योंकि उनकी अपनी विलासिता के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। ये दिख रहा है वर्साइल पैलेस। ये बहुत बड़ा महल है, कई एकड़ में फैला हुआ है। इसका ये कमरा देखिए मिरर हॉल कहलाता है। इस तरह बहुत सारे कमरे थे जिनके रख रखाव में बहुत बड़ा धन खर्च होता था। अब इनके पास पैसे तो बहुत थे नहीं। लुई 16 के शासनकाल में ही फ्रांस ने अपने मित्र अमेरिका के 13 उपनिवेशों को शत्रु से ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए सहायता कर दी। बहुत आवश्यकता नहीं थी, पर चूंकि वचन दिया था, अपनी इज्जत का सवाल था, इसलिए उन्होंने साथ दिया अमेरिका का। अब साथ तो दे दिया, लेकिन इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उससे पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज मांग रहे थे। अब फ्रांस की सरकार को खर्चे की बड़ी समस्या हो गई। अब खर्चा कहाँ से आएगा? अब इसमें शब्द आए लिब्रे। लिब्रे क्या है? तो लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है, जिसे सन 1774 में बंद कर दिया गया था। अपन क्या भी बहुत सारी मुद्राएं पहले चला करती थी, मोहर अद्धी इस टाइप से। उसी तरह फ्रांस में भी लिब्रे नाम की मुद्रा चलती थी, जो सन 1774 में बंद कर दी गई। तो इतना कर्ज फ्रांस की सरकार पर आ गया। अब उनके नियमित खर्चे बहुत थे। नियमित खर्चों के साथ था सेना का रखरखाव उनको करना रहता था, वो अनिवार्य था। राज दरबार वो भी अच्छा सुंदर सुव्यवस्थित बना रहे। सरकारी कार्यालयों का खर्च भी इसमें शामिल था। इतना सारा खर्चा सब
सरकार को ही करना पड़ता था। अब ये सब खर्चे पूरे करने के लिए क्या करेंगे, तो कर लगाते थे। अब देखो वहाँ का जो समाज था वो स्टेट्स में डिवाइड था। वहाँ 3 स्टेट्स बटे हुए थे। फर्स्ट स्टेट था पादरी वर्ग। तो प्रथम स्टेट जो पादरी वर्ग था वो था जो चर्च में रहते थे, चर्च के जो काम करते थे वो पादरी वर्ग कहलाते थे। और सेकेंड स्टेट था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग मतलब होता है जो राजघराना था, राज परिवार था, और राज परिवार से जुड़े हुए जो लोग थे वो सब कुलीन वर्ग थे। अब ये तीसरा स्टेट जो था, ये थर्ड स्टेट की जो पॉपुलैरिटी थी वो 90% थी, लेकिन जो 90% पावर था ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स के पास था। अब थर्ड स्टेट में कौन कौन आते थे, बड़े व्यापारी, अदालत के कर्मचारी, वकील आदि। ये थोड़ा संपन्न लोग थे, इनको मिडिल क्लास बोल सकते हैं। फिर दूसरा नंबर था किसान और कारीगर का। तो किसान वो थे जो सरकार के लिए अनाज उगाते थे, सारा काम करते थे, और कारीगर वो थे जो विभिन्न काम करके अपने कला के माध्यम से समाज को अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब इसमें तीसरा समूह भी था, उसमें छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। इनके पास कुछ भी अपना नहीं था, कुछ भी खास इनके पास था नहीं, बस ये इन पर निर्भर करते थे, मजदूरी करते थे और अपना जीवन यापन किया करते थे। अब इसमें हुआ क्या कि कर लगते थे। अब ये जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट हैं, ये थर्ड स्टेट पर सारा कर्ज डालते थे। जो कर जितना भी देना है सब ये थर्ड स्टेट के लोग देंगे। ये 2 स्टेट के लोग सिर्फ कर वसूल करते थे। अब वसूलते कैसे थे, कर के हिसाब थे। एक टिथे था जो चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। कृषि उपज जितनी भी हो उसका 10वां हिस्सा चर्च को देना पड़ता था, ये धार्मिक कर था। दूसरा था टाइल, ये सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। अब टिथे और टाइल ये 2 कर प्रत्यक्ष कर थे। फिर एक और कर लगता था अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर कैसा था, नमक, ब्रेड, तंबाकू, उस समय सबसे ज्यादा जरूरत ब्रेड की होती थी, इन पर भी कर लगता था। अब वो थर्ड स्टेट के लोग जो काम करते थे उनके काम पर भी कर लगता था। अब ये एक चित्र आता है मकड़ा और मक्खी का, ऐसे ये मकड़ा और मक्खी, जिस तरह मकड़ा मक्खी को अपने जाल में फंसा करके धीरे धीरे उसका खून चूसता है, वैसे ये जमींदार होते थे और ये मजदूर या थर्ड स्टेट के लोग, ये इनके सारी ज़रूरतों की चीज़ें लेकर के आते थे। लेकिन ज़मींदार इतने घमंडी हुआ करते थे कि उनको इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि ये थर्ड स्टेट के पर्सन को देख भी सकें। सारी चीज़ें ला करके ज़मींदार को दिया करते थे। अब इतना कर लादा जाता था कि जीवन का जीने का भी संघर्ष करना पड़ता था फ्रांस की समाज को। अब उसमें क्या हुआ, जो उस इरा के समय पे एकदम लगातार जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो कैसे, फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। अब इसके परिणामतः अनाज का उत्पादन तो उतना ही हो, क्योंकि संसाधन तो उतने ही थे, तो उत्पादन कम हो गया। अब उत्पादन कम होने के पीछे एक वजह और थी कि उस समय ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो ऐसा अपन क्या कहते, पाला मार गया, तो सारी फसल नष्ट हो जाती थी। या सूखा पड़ गया, तो सूखा पड़ गया तो भी फसल नष्ट हो गई, ओले पड़े तो भी फसल नष्ट हो गई, तो उत्पादन कम हुआ। उत्पादन कम होने से महंगाई में वृद्धि हो जाती है। स्वाभाविक है, अगर हमने उत्पादन कम किया है तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। लेकिन 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 उसमें मजदूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महंगाई बढ़ी लेकिन मजदूरी जस की तस रही। जितना हम पहले पाते थे उतना ही हम अब भी पा रहे हैं। अब जब मजदूरी नहीं बढ़ी तो हमारी जीविका का संकट उत्पन्न होने लगा, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई, मजदूरी के पैसे उतने ही मिल रहे हैं। अब जीवन हम कैसे जिए, इसको इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो खराब फसल हुई, खराब फसल क्यों हुई कि ओले पड़े, सूखा हुआ, फसल खराब हुई। फसल खराब होने से हमको क्या हुआ, अन्न का अभाव हो गया। अन्न का अभाव जब हुआ तो स्वाभाविक है खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो गई। अब इसमें क्या हुआ, गरीब व्यक्ति जो था वो पाव रोटी तक नहीं खरीद पा रहा था, पाव रोटी की कीमत आसमान छूने लगी थी। अब इसमें से 2 बातें सामने आती हैं। एक तो अब जब हमारे पास खरीदने की शक्ति नहीं है, पाव रोटी भी हम नहीं खरीद सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर शरीर में बहुत सारी महामारियाँ
प्रवेश कर जाएंगी और इससे मृतकों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो थोड़ा सा ज़्यादा सबल लोग थे उनने खाद्य दंगे शुरू कर दिए, दुकानों को लूटना, जननगरों को लूटना और वहाँ से खाद्य सामग्री लेना। अब ये खाद्य दंगों में भी लोगों की मृत्यु हुई तो क्या हुआ, मृतकों की संख्या में वृद्धि होती गई। अब इसमें देखिए उभरते मध्य वर्ग में विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की जाने लगी। अब उभरते मध्यम वर्ग में कुछ विचारक भी उत्पन्न हुए, उनमें जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू जैसे बड़े बड़े विचारक आए। अब इन्होंने समाज में आवाज उठाई। आवाज कैसी उठाई कि जो सरकार का या प्रथम या द्वितीय स्टेट का जो अत्याचार है वो तृतीय स्टेट पर नहीं होना चाहिए, इस बारे में बातें होने लगी। अब बातें क्या होने लगी, इसमें ये है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने एक पुस्तक लिखी, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने कहा कि राजा कोई दैवीय शक्ति नहीं है, उस पर निरंकुशता नहीं होनी चाहिए, उस पर भी अंकुश होना चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये रूसो हैं, रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि जो सरकार और उसके प्रतिनिधि हैं उनके बीच का अनुबंध होना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। तब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करेंगे तो अच्छे से कार्य कर सकेंगे। फिर तीसरे विचारक आए हमारे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जब आए तो उन्होंने इस विचार को और ज़्यादा आगे बढ़ाया और ज़्यादा थोड़ा क्लैरिफाई किया कि हमारा जो सरकार चलाने का हिसाब है वो कैसा होना चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जैसे हम आज अपने यहाँ सत्ता देखते हैं, इस तरह की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच सत्ता का विभाजन होना चाहिए। इस तरह इनके विचार समाज में आए। अब समाज में फैले कैसे, क्योंकि बहुत सारा वर्ग ऐसा था जो अनपढ़ था, पढ़ नहीं सकता था। लेकिन होता क्या है, अपन भी कहीं बैठते हैं तो एक दूसरे से चर्चा करते हैं, जरूरी नहीं कि हम पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों। उस पर जब चर्चा होती है तो विभिन्न तरीके के विचार आते हैं और वो बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो लोग कॉफ़ी हाउस में, चाय के टपरों में, होटलों में बैठ करके या पंचायत में बाहर बैठ करके लॉन में बातें करते थे, इनके विचारों पर डिस्कस किया करते थे, क्योंकि जनता तो सभी त्रस्त थी। अब ये जब डिस्कस करते थे तो ये बात धीरे 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 सरकार में चारों ओर जनता में फैलने लगी। अब ये जो अमेरिका का साथ दिया था लुई 16 ने, तो उसके कारण जो सत्ता पर क्राइसिस आई, सत्ता ने जो धनाभाव झेला, उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता था कि वो करों में वृद्धि करें। अब करों में वृद्धि कैसे करेंगे, तो जनता पर ही बोझ ला दो, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उन पर कर बढ़ाया गया। अब कर बढ़ाना ये लुई 16 की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। उन्होंने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कर तो लगा दिया, लेकिन जनता का गुस्सा इतनी तेजी से भड़का कि वो एक बड़े संघर्ष का रूप ले लिया। अब यही कारण हुआ फ्रांस की क्रांति का। इसके बाद के फ्रांस की क्रांति के अन्य कारण हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला भाग जब हम इसका देंगे तो उसमें रहेगा। अब देखिए इसमें से प्रश्न निकल करके क्या आता है, लुई 16 को फ्रांस कब मिला? 1773, 1774, 1775, 1776। दूसरा प्रश्न आता है, फ्रांसीसी समाज कितने भागों में विभक्त था? 2, 3, 4 या 5? इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स पे विद्यार्थी लिख करके हमें